हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी बीते वक्त में अंडररेटेड फिल्में लेकर आई हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं फिल्में लेकर आती हूँ, जैसे कि थ्रिलर, फैमिली मूवी या हस्बैंड वाइफ से रिलेशन के ऊपर बनी कुछ अंडररेटेड मूवी, या कोई सोशल मैसेज पर, इस तरह की फिल्में मैंने बीते दिनों लेकर आई हूँ अपने चैनल पर। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अभी तक फिल्म लेकर नहीं आई हूँ। इनफैक्ट मैंने हॉरर मूवी पर भी मैंने बात करी है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस को अब जो है आप लोग पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो तहे दिल से उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर, उनको भी मेरा शत शत शुक्रिया, क्योंकि भाई आप लोगों की वजह से ही जो मेरा चैनल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो खैर, पहले तो मेरा चैनल रेंग रहा था, लेकिन अब जो है उसने हल्का हल्का सा छोटे छोटे कदम चलने शुरू कर दिए हैं। तो ये तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो चलिए, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक और नायाब फिल्म। और जो टॉपिक है जो मैं इस बार लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो टॉपिक है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स पर ही आधारित मधुर भंडारकर ने एक ज़बरदस्त फिल्म बनाई थी सन 2003 में, जिसमें थी आप सबकी आजकल जो एक बच्ची जगह जगह रियलिटी शो पे जाकर उयम्मा कर रही हैं, उनकी असल ज़िंदगी की अम्मा इस फिल्म में थी। यानी कि मैं बात कर रही हूँ उनकी मदर की। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, मैं बात कर रही हूँ रवीना टंडन की। रवीना टंडन इस फिल्म में थी और इस फिल्म का नाम था सत्ता, जिसे बनाया था मधुर भंडारकर ने। और ये जो फिल्म थी, ये शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पेज 3 से भी पहले ये फिल्म आई थी। और मधुर भंडारकर ने आई थिंक अपने करियर में विमेन सेंट्रिक फिल्में ज़्यादा बनाई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनकी कुछ ही फिल्मों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिली है, उनको लाइमलाइट मिली है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो सत्ता मूवी थी, ये उतनी ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आई है। और यही वजह है कि ये एक मधुर भंडारकर के करियर की एक अंडररेटेड मूवी है। साथ ही साथ रवीना टंडन की भी करियर की एक अंडररेटेड मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको राजनीति को जो है बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अगर किसी इंसान को अच्छाई से काम करना है, राजनीति में नीति को लेकर चलना है, तो उसके लिए कितना बड़ा जो होता है संघर्ष होता है, कितनी बड़ी चुनौतियाँ उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। तो इसी मुद्दे पर आधारित ये फिल्म है, क्योंकि राजनीति में नीति को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो उस नीति को बचाने के लिए क्या क्या कूटनीतियाँ करनी पड़ती हैं, और रवीना टंडन ने किस तरीके से इस फिल्म में जो है अपनी एक जगह बनाती हैं, कैसे वो पॉलिटिक्स में आती हैं, कैसे उनकी निजी ज़िंदगियों में क्या बदलाव आते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और पॉलिटिक्स को अगर आप और भी अच्छे से जानना चाहते हैं, तो ये फिल्म मधुर भंडारकर ने बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे बनाई थी, जहाँ पर मधुर भंडारकर ने चांदनी बार जैसी फिल्में बना कर के जो बार डांसर की जीवन को जो है एक नया मोड़ देने की कोशिश की थी, एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। या पेज 3 में जो पेज 3 लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने दर्शाया था, वैसे ही एक नेचुरल एक सच्चाई पसंद डायरेक्टर ने पॉलिटिक्स के ऊपर भी जो है अपने एक विचार रखे थे। और काफ़ी अच्छी है ये फिल्म। ये कहीं से भी ये फिल्म आपको ये नहीं लगेगा, जो लोग पॉलिटिक्स सब्जेक्ट को पसंद करते हैं या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और ये एक अंडररेटेड मूवी है, और इस मूवी में आपको बहुत ही मतलब संजीदगी से जो है पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, कैसे लोग अपने
अपने आप को छिपा कर, कैसे मुखौटे लगाकर जो है वो काम करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स पे पहले भी बहुत सारी फिल्में बन रखी हैं, लेकिन मधुर भंडारकर ने इसे एक अलग एक डायरेक्शन देने की कोशिश की है, और काफ़ी कुछ अंदर डीप डाउन बातों को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से मतलब के रिश्ते बनते हैं, किस तरीके से। आई थिंक बॉलीवुड के बाद अगर कोई प्रोफेशन जिसे सबसे ज़्यादा गंदा माना जाता था तो वो पॉलिटिक्स माना जाता था। और आज भी पॉलिटिकल करियर एक बहुत ही ख़राब करियर है कि भैया कुछ भी कर लो लेकिन पॉलिटिक्स में मत जाओ, ठीक है ना। तो ये क्यों है, किस वजह से है, और महिलाओं को किस तरीके से जब वो जाती हैं तो किस तरीके से अपने दिल और दिमाग पर काबू रख कर उन्हें क्या क्या निर्णय लेने चाहिए, क्या क्या निर्णय लेने से बचना चाहिए, ये फिल्म भी आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी। और रवीना टंडन की शानदार जानदार अभिनय आपको देखने को मिलेगा, जो शायद रवीना को भी, जब ये फिल्म कर रही होंगी तो शायद रवीना को भी लगता होगा कि ये फिल्म काफ़ी चलेगी, क्योंकि इससे पहले मधुर भंडारकर ने चांदनी बार जैसी फिल्में बनाई थी। तो हो सकता है जब आप एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद होती है कि भाई, तब्बू को इस फिल्म से बहुत फ़ायदा हुआ था, चांदनी बार से तब्बू को नेशनल अवार्ड तक मिला था। और मैंने ये फिल्म देखी थी चांदनी बार, और सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा एक लड़की की लाइफ, जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, खैर अब तो लड़कियों की ज़िंदगियां काफ़ी अलग तरीके से बदल गई हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो बेचारी अपनों के हाथों ही एक्सप्लॉइट होकर कहाँ की कहाँ जाती हैं और उनके साथ क्या क्या होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो खुद सहती हैं, जब उनकी ये कोख में बच्चा आता है तब वो ये कोशिश करती हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। लेकिन दुर्भाग्यवश जितना बुरा उनके साथ होता है उससे कई ज़्यादा बुरा उनके खुद के बच्चों के साथ भी होता है। तो चांदनी बार में ये जो दिखाया है ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली थी बात। हालांकि उस वक्त जब ये फिल्म आई थी मैं बहुत छोटी थी, चीज़ें तब हमें हम डर जाते थे, हम क्या है, सच्चाई से भागते थे कि नहीं नहीं हमें ये नहीं देखना है, हमें डर लगता है। लेकिन सच में अगर आज मैं उस फिल्म को देखूँ ना तो बहुत ज़्यादा करेज देखने को मिले, बहुत कुछ सीखने को मिले। लेकिन क्या होता है, जब तक हमें चीज़ें समझ में आती हैं बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप, अगर आपका सीखने का दिल है, अगर आप ये जज्बा रखते हैं, आपका एक शार्प विज़न है, आपका एक शार्प माइंड सेट है, तो कोई भी इंसान जो है किसी भी उम्र में बहुत कुछ सीख सकता है और मरते दम तक सीखता रहता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो खैर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रवीना टंडन के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। अवार्ड तो खैर बहुत दूर की बात है। हालांकि रवीना टंडन को की एक फ़िल्म आई थी दमन, जो शायद सन 2001 में आई थी, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। आई डोंट नो ये शायद कल्पना लाजमी ने बनाई थी या किसने बनाई थी, किसी ने तो बनाई थी दमन मूवी। लेकिन वो फिल्म भी बेसिकली, मैंने वो फिल्म दमन भी देखी थी, और ऑब्वियसली आप यंग होते हो तो आप इस तरह की हार्ड हिटिंग, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म को आप मैंने तो खैर पूरी देखी थी ये फिल्म, पर ठीक ही लगी थी मुझे दमन। लेकिन रवीना का रोल इसमें था काफ़ी, एक विक्टिम औरत का था जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है अपने पति से और वगैरह वगैरह। अच्छा, उस दमन फिल्म में शान भी था एज अ, जो सिंगर थे, और उनका भी एक छोटा सा रोल था जो आगे जाकर रवीना के दामाद बनते हैं। मुझे याद है ये फिल्म। आए, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों ने ये दमन फिल्म देखी हो। लेकिन वो फिल्म भी आई कब गई पता नहीं चला, भले ही उसको नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन रवीना का सितारा नहीं चमका जिस तरीके से रवीना को उम्मीद थी। फिर सन 2003 में ये सत्ता मूवी आई और ये फिल्म भी नहीं चली, और इसके बाद साल भर बाद रवीना ने जो है शादी कर ली थी, और शादी के बाद फिर करीबन सन 2005 में राशा का जन्म
हो गया था, वही राशा जो अब बॉलीवुड की नई आशा बन के आई हुई हैं और हर जगह पर रियलिटी शो पे जा जाकर उई अम्मा कर रही हैं। और बड़ा इत्तेफाक कह लो या पीआर स्टंट कह लो कि एक ज़माने में रवीना टंडन के बॉयफ्रेंड रहे अजय देवगन के ही रिश्तेदार के साथ जो हैं उनकी बिटिया जो हैं वो अपना डेब्यू कर रही हैं। अब हो सकता है जानबूझकर जो है ये चीज़ स्ट्रैटेजी अपनाई गई हो, क्योंकि भाई फिल्म को हाइप देना है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का बज़ नहीं होगा तब तक लोग देखने नहीं आएंगे, तो शायद यही रीज़न है। और आप समझ सकते हैं कि जो बॉलीवुड है वो सिर्फ अपना बिजनेस चलाने में यकीन रखता है, रिलेशनशिप वगैरह कोई मायने नहीं रखते। और जो भी रिलेशनशिप होते हैं वो उनको भी इस्तेमाल करते हैं अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए, बज़ क्रिएट करने के लिए, जैसे व्लॉगर्स करते हैं अपनी शादी, प्रेगनेंसी, हनीमून कह लो, बेबी मून कह लो, डिवोर्स कह लो, कुछ भी कह लो, हर चीज़ को वो कंटेंट बनाते हैं। अपने मिसकैरेज तक को भी वो बख्शते नहीं हैं। तो यही बॉलीवुड से ही उन्होंने सीखा है, क्योंकि जो व्लॉगर्स होते हैं वो एक तरीके के सेलिब्रिटी के सब्स्टिट्यूट ही होते हैं। आई थिंक जो लोग व्लॉगर बनना चाहते हैं, जिसे वो इन्फ्लुएंसर का नाम देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि देखो हर कोई बॉलीवुड में जाकर या टेलीविज़न इंडस्ट्री में जाकर एक्टिंग तो कर नहीं सकता। तो यही वजह है कि व्लॉगर बन जाओ तो अच्छी खासी एक्टिंग आप खुद ही करोगे, आप खुद ही अपनी स्क्रिप्ट लिखोगे, खुद ही आप हर चीज़ करोगे, अपनी एडिटिंग करोगे, तो एक ये फ़ायदा हो जाता है। इसलिए हर कोई आज की तारीख में व्लॉगर बनने के लिए पागल हुआ है। हालांकि व्लॉगर्स की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और उनके साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं उन्हीं के वीडियोस में, उन्हीं की हरकतों में। खैर वो तो एक अलग बात रही, लेकिन मैं बात करूँगी राशा ठडानी के बारे में। तो उनकी फ़िल्म भी रिलीज़ हो रही है, शायद फ़िल्म का नाम आज़ाद है या पता नहीं क्या है, मुझे तो ठीक से इन पिक्चर का नाम भी नहीं पता है। हाँ, बस ये राशा का गाना मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल करवाया जा रहा है, बहुत सारी इसकी पब्लिसिटी हो रही है राशा का उई अम्मा करने के लिए। और हैरानी की बात ये है कि जो रवीना टंडन है, जो सन 2020 में बहुत इन्होंने भी एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जब एक बहुत बड़े एक्टर की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी सन 2020 में। आप सोच सकते हैं सन 2020 में दो चीज़ें बहुत कॉमन हुई थी। एक तो वो वायरस जिसके बारे में बहुत बात होती थी, और दूसरा नाम का जो वायरस था वो था नेपोटिज्म नाम का वायरस था, कि भाई मूवी माफिया किस तरीके से गैंग अप करते हैं, क्या करते हैं। तो रवीना टंडन ने भी बढ़ चढ़ कर जो है अपनी दिल खोल के बातें करी थी। वो बात अलग है कि फिर उसके बाद वो बातें बस बातें बन के रह गई। फिर रवीना जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक के बाद एक काम करने लगी, और अभी भी वो काम कर रही हैं। एक तरीके से अपनी बेटी को लॉन्च करने से पहले उन्होंने अपने आप को खुद जो है लॉन्च किया है एज एन एक्ट्रेस के तौर पर। और यस, मैं ये बात कहूँगी कि रवीना ने बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया है। रवीना को मैंने सन 2019 में नच बलिए होस्ट करते हुए भी देखा है, जिसमें प्रिंस और युविका विनर बने थे, और रवीना के साथ एक और जज थे अहमद खान। तो मैंने इन दोनों को एज अ जज देखा था। और सलमान खान जो थे वो इस शो के प्रोड्यूसर थे, और इस शो में जो थे कपल और एक्स कपल दोनों को ही लाया गया था और कंपटीशन हुआ था। वो बात अलग है कि फिर अभी तक जो है कोई और नच बलिए का सीज़न नहीं आया है। रवीना ने जो है काफ़ी अपने करियर में एक लंबा खासा ब्रेक लिया शादी बच्चे के बाद। शादी के बाद उन्होंने धड़ाधड़ दो बच्चे पैदा किए, और फिर उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक वो गायब रहीं। फिर उसके बाद अलग है कि अगर कोई जाता है तो नया कोई आता है। फिर उस दौर में करीना कपूर और ये सब नई नई लड़कियां आ रही थी। तो जाहिर सी बात है रवीना पूरे तरीके से अपने बच्चों को संभालने में ही बिज़ी थी, अपनी दूसरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त थी। और वो तब कहती थी कि नहीं भाई, जो ये करीना वगैरह कर रही हैं ये सब तो हम बहुत पहले ही कर चुके। और बात भी सच है कि रवीना ने वो सब किया है अपने करियर में।
एक्टिंग को छोड़ के बाकी सब रवीना ने किया है। रवीना ने बहुत अच्छे आइटम नंबर्स भी किए हैं। अगर मैं बात करूं तो टिप टिप बरसा पानी, और तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, शहर की लड़की, इस तरह के गाने रवीना के पास हैं। और शायद यही वजह है कि रवीना भी यही चाहती है कि उनकी बेटी भी जो है एक गाने से ही अपनी शुरुआत करे। और हो सकता है बेटी की खुद की भी इच्छा हो कि मैं भी अपनी माँ की तरह एक अच्छा आइटम नंबर करूं। हालांकि हम लोग जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जिनकी आंखों के सामने इतने आइटम सॉन्ग होकर गुजरे हैं, चाहे काटे नहीं कटते दिन ये रात, या मुन्नी बदनाम, या शीला की जवानी, चिकनी चमेली, हलकट जवानी, या छैया छैया की दीवानी, कितना हमने जो है आइटम सॉन्ग्स देखे हैं अपनी लाइफ में। आई थिंक जब से हमने होश संभाला है, और माधुरी का वो धक धक करने लगा, और फिर चोली के पीछे क्या है, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। उर्मिला का छम्मा छम्मा, मतलब इतने गाने हमने देखे हैं, इतने आइटम सॉन्ग्स देखे हैं, और एक से बढ़कर एक, मतलब एक कहते हैं ना एकदम, क्या मैं बात करूं, इतने अच्छे हमने परफॉर्मेंसेस देखे हैं, डांस देखे हैं। तो उसके बाद कई यू नो ये उई अम्मा तो कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं, उई अम्मा कुछ भी नहीं है। ठीक है, राशा ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और लड़की को पता है कि भाई मुझे क्या करना है। शी नोज़ हाउ टू वर्क। उसे पता है कि मुझे इंडस्ट्री में रहना है, तो मुझे कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है। तो खैर ये बात तो है, जाहिर सी बात है कि रवीना ने भी अपनी बेटी को काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई होगी। रवीना भी जानती है कि इंडस्ट्री में आना है, और क्योंकि वो खुद रवीना जो हैं वो काफ़ी बातें 2020 में कर चुकी है माफिया के बारे में, बॉलीवुड माफिया के बारे में, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी बेटी को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग दी होगी। और अब जो बॉलीवुड है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा जो है यूनिटी बनाकर चल रहा है। आपस में ही सब लोगों ने जो है पैचअप सुलह कर ली है, क्योंकि भाई बॉलीवुड को अपनी वो बचानी है। तो इस वजह से सब लोग जो हैं वो एकजुट हो गए हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो राशा हैं उनको हर कोई प्रमोट कर रहा है, हर कोई अपनी फिल्म के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहा है। जो लोग कभी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे, उन्होंने भी पैचअप कर लिया है। क्यों? क्योंकि उनको, बॉलीवुड को ये समझ में आ गया कि हमें अपनी यूनिटी बरकरार रखनी है, तभी जो है, वरना कोई और फिर उठकर जो है बॉलीवुड के बारे में हाय तौबा करने लगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड की तो पासे वैसे ही अभी बहुत ढीले चल रहे हैं। तो खैर ये बात तो हो गई। तो अब मैं बैक टू सत्ता फिल्म के बारे में बात करूँगी। तो डेफिनेटली रवीना को काफ़ी ज़्यादा धक्का तो लगा होगा, क्योंकि रवीना को भी लगा होगा कि मधुर भंडारकर जो है मुझे भी तब्बू की तरह जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन हुआ नहीं, ये फिल्म नहीं चली है। और शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस फिल्म के बारे में ज़्यादा पता होगा। लेकिन आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हैं, इस फिल्म के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि वाकई ये फ़िल्म अच्छी है। मैंने ये फ़िल्म देखी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और रवीना ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस दी है। सरप्राइजिंगली आई थिंक वही वाली बात है कि जब जब तक एक्ट्रेसेस को काम करना समझ में आता है, पहले तो वो खुद ही साइड किक बन के रहती हैं बड़े बड़े मल्टी स्टारर फिल्मों में, जो है एक छोटी छोटी भूमिका निभाकर हीरो की एक साइड किक बनकर वो रहती हैं। लेकिन फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि यार हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, हीरो सारी लाइमलाइट ले गया, विलन ले गया या कॉमेडियन ले गया, हमारे हिस्से क्या आया? अगर कोई गाना आ भी जाता था, लेकिन उस गाने से क्या, ठीक है उस गाने से आपको शायद 2 गाने और मिल जाएंगे, लेकिन आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना, आपको एक्टिंग तो दिखानी पड़ेगी। वो एक्ट्रेस ही क्या, जो सिर्फ नाम की एक्ट्रेस है, काम तो उसको धेलेगा नहीं आता है, ये कैसे चलेगा? क्योंकि एक वक्त बाद जो है ये ठुमके, ये झुमके नहीं दिखेंगे आपको। आपको अभिनय तो करना आना ही चाहिए। तो यही वाली बात है ना। तो इसी वजह से जो है
रवीना ने भी सोचा और धीरे धीरे जो है उन्होंने इस तरह के रोल करने शुरू किए, लेकिन जब तक वो कुछ और कर पाती उनको उनका समय शायद एक्टिंग का समाप्त हो चुका था, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब मैंने इतने रस्सी रोने कर लिए हैं रिलेशनशिप में कि भाई अब मुझे जो है सेटल होना है, अब मुझे फैमिली बनानी है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक्ट्रेसेस की टाइमलाइन बड़ी लिमिटेड होती थी, और फिर सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी कि भाई बढ़ती उम्र में अगर बच्चा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले इस तरह के टेक्निकल मेथड्स नहीं होते थे, वो विदेशों में होते थे और वहाँ पे जाके कराना बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो खैर फिर यही होता था कि नहीं, हमें नेचुरली अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए खटाखट फटाफट वो शादी करके जो है वो लिटरली अपना झोला झग्गा उठा के भाग जाती थी। कुछ तो परमानेंटली भाग जाती थी, लेकिन जो परमानेंटली भागी भी हैं वो अभी भी सोशल मीडिया के ज़रिए जो हैं वो आ आकर अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं। आई डोंट नो वो किस लिए आती हैं, शायद अपने बच्चों के लिए आती हैं, या खुद उनको खुजली चढ़ती है कि नहीं भाई अब हम उस तरीके से, अब हमारी उम्र निकल चुकी है तो अब ऐसे तो कोई हमें एक्सप्लॉइट करेगा नहीं। क्योंकि पहले उनके पीछे 10 लोग पड़ जाते हैं, उनकी एक्ट्रेसेस की लाइफ भी कोई इजी तो होती नहीं है। तो खैर ये तो एक अलग बात हो गई। तो जो सत्ता फिल्म है उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अभिनेता को देखने को मिलेगा। उसमें मनोज जोशी भी हैं, और उसमें एक और एक्टर हैं, आई थिंक कुलकर्णी नाम है उनका, जो शायद पेज 3 में भी थे। अब मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मराठी सिनेमा में काफ़ी अच्छा नाम है उनका। हाँ, अतुल कुलकर्णी, अतुल कुलकर्णी भी हैं इसमें रवीना टंडन के साथ में, जिन्होंने बहुत अच्छा शानदार काम किया है। और आप अतुल कुलकर्णी को हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी देख चुके हैं, और वेब सीरीज़ में भी आजकल वो नज़र आ रहे हैं। तो खैर अच्छे लोग हैं, परफॉर्मेंसेस में कोई कमी पेशी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप लोग क्या देख रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि यार इतनी अच्छी फिल्म थी, ये फिल्म क्यों नहीं चली। जो लोग भी पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, उनको तो ये फिल्म 100% पसंद आएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि फिल्म आप फैमिली के साथ में बैठ के देखें, बट यस, जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं वो तो देखिए, पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट नहीं होता है पूरी फैमिली को। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो पॉलिटिक्स होती हैं, पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे बनी होती हैं, और वो इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें फैमिली के साथ देख सकते हैं। लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जो शायद मुझे लगता है कि आपके खुद के लिए होती है, आप अकेले में ही देखें तो बेहतर है। तो ये फिल्म भी उनमें से एक है। आप इस फिल्म को देख सकते हैं और रवीना के काम को काफ़ी अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वाकई रवीना ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये एक तरीके से रवीना की एक तरीके से एक फेयरवेल मूवी थी। उसके बाद तो रवीना ने फिर शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, और फिर कई समय बाद बीच में वो छोटे छोटे अपीयरेंसेस करती थी फिल्मों में। लेकिन वही वाली बात है कि फिर बाद में उन्होंने फिर अपना जो झुकाव है वो टीवी की तरफ कर लिया। रियलिटी शो में उन्होंने होस्ट, मतलब जज बन के वो आई, फिर उसके बाद अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ रवीना की, सन 2001 में भी एक रवीना की एक फिल्म आई थी अक्स करके, जिसका गाना बहुत चला था, जिसका गाना था वो मेरे यारा दा कोई नहीं और रब्बा रब्बा, वो भी बहुत चला था। और ये रात गाना अक्स मूवी का भी बहुत चला था, उसमें रवीना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो रवीना जो थी वो, उनको रोल भले ही मिल रहे थे लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन ये फिल्म जो थी ये पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि रवीना ही इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, क्योंकि अक्स मूवी में अमिताभ बच्चन थे, नंदिता दास थी, तो एक था
एक आप कह सकते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो फिल्म है, इस फिल्म में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं रवीना के साथ में। लेकिन रवीना ने जो अपनी एक्टिंग की जो खूबसूरती दिखाई है, इस फिल्म में आपको कोई भी रवीना ग्लैमरस बिल्कुल नहीं दिखेंगी। बहुत कम अगर आपने इनको ग्लैमरस देखा हो इस फिल्म में, उनका कोई ग्लैमरस आपको लुक दिखे तो दिखे। पर पूरी इन्होंने सिंपल अपना एक्टिंग को ही अपना सब कुछ बनाकर जो है वो अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो मधुर भंडारकर साहब ने जो है, मतलब इतने जो ज्वलन टॉपिक्स को लेकर वो आते हैं, तो उन्होंने पॉलिटिकल टॉपिक को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। एंड आई मस्ट से कि उनको काम दिखाना बहुत अच्छे से आता है, और अपने आर्टिस्टों से काम निकलवाना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। और डेफिनेटली रवीना ने उनको निराश नहीं किया था। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये फिल्म चली नहीं तो उसके बारे में कोई बात हुई नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है शायद मधुर भंडारकर भी जो है अब कब वो भी शायद याद नहीं करते होंगे कि उन्होंने इस तरह की कोई फिल्म बनाई थी। क्योंकि डेफिनेटली कई बार होता है कि भाई कोई चीज़ नहीं चल पाती है, लेकिन वो आपके दिल के बहुत करीब होती है। तो हो सकता है कि मधुर भंडारकर की ये फेवरेट फिल्म हो, लेकिन मैंने तो कभी ज़्यादा जिक्र सुना नहीं है कि इवन रवीना के मुंह से भी मैंने ज़्यादा इस फिल्म के बारे में नहीं सुना था। मे बी शायद कभी वो बात करे तो करे। खैर, अब जो वीडियो है मुझे लगता है कि अब मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कुछ और बचा नहीं है। लेकिन येस, ओवरऑल ये मधुर भंडारकर की और रवीना टंडन की एक बहुत अच्छी कोशिश थी, जो अनफॉर्चुनेटली भले ही नाकामयाब रही। लेकिन अगर आप इसे यूट्यूब पे देखेंगे, और आप अगर यूट्यूब पे देखें, तो आपको पता चलेगा कि भाई हमने कितना गलत किया इस फिल्म के साथ में। एक्चुअली क्या था ना कि अब हम जिस तरह से रोते हैं कि भाई फिल्में अच्छी नहीं बनती, बॉलीवुड में जो है वो अच्छा सिनेमा नहीं दिखाया जाता, लेकिन जब अच्छा दिखाया जाता था तब हम कदर नहीं करते थे। तो यही वाली बात है, कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है। क्योंकि अगर हमने इस तरह की फिल्मों को इनकरेज किया होता, इनको सक्सेसफुल बनाया होता, तो बहुत सारे एक्टर्स जो खो गए हैं, जिनको उनके ड्यूज़ नहीं मिले हैं, रिकग्नाइजेशन नहीं मिला है, उनके साथ ये अन्याय नहीं होता। तो खैर, जो भी था, मधुर भंडारकर जी ने बड़े दिल से ये फिल्म बनाई थी। और मैं भी चाहूँगी कि उनकी जो इतने साल पुरानी जो कोशिश है, उसको हम लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट दें और उसको देखें। और मैं इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी है। और पॉलिटिकल, देखिए मेरा तो सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है। मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स की फ़िल्में देखती नहीं हूँ। मुझे तो थ्रिलर ज़्यादा पसंद है, सस्पेंस ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर फिल्में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीट है। और जो लोग रवीना टंडन के डाई हार्ट फैन रह चुके हैं, मैं चाहूँगी कि उनको तो ये फिल्म देखनी चाहिए, जिन्होंने रवीना को बहुत मिस किया इतने सालों में। आई थिंक रवीना ने बहुत अच्छा काम हमारे सामने रखा था, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। तो शायद मुझे लगता है कि बेटी को तो आप लोग सिनेमा घरों में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन माँ के काम को भी आप यूट्यूब पे ज़रूर देखें। तो खैर, मैंने लगते हाथ जो है राशा के बारे में भी मैंने सोचा मैं इसी वीडियो पे बात करूं, क्योंकि अलग से एक वीडियो बनाकर बात करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत राशा के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन ही रहे हैं, तो मेरा कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि लगते हाथ, अगर मैं माँ के बारे में बात कर रही हूँ, तो बेटी के बारे में भी मैं लगते हाथ साथ में ही बात कर दूँ। तो खैर, मेरी तरफ से तो राशा को ऑल द बेस्ट है। ज़्यादा तो मैं और कुछ और कहूँगी नहीं। और रवीना टंडन को मैं यही कहूँगी कि रवीना टंडन को अब जो है अपने एक्टिंग करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपने जो जो वो ड्रीम रोल्स करना चाहती थी, आई थिंक ओटीटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक अच्छा रोल मिल सकता है। क्योंकि फिल्मों में तो डेफिनेटली बड़ी इश्यूज़ हुआ करते थे, लेकिन अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है
उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए आर्टिस्ट आते हैं, नया नया टैलेंट देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि भाई हम लोग इन लोगों के चक्कर में नए टैलेंट के साथ कोई अन्याय कर दे, वो भी मैं नहीं चाहूँगी। लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि जो किरदार जो निभाना सूट करता है उसको वो किरदार मिलना चाहिए। तो अगर रवीना किसी चीज़ के लिए अगर डिज़र्व करती हैं तो डेफ़िनेटली उनको मिले। लेकिन जो नए नए कलाकार हैं जिनमें वाकई टैलेंट है, उनको भी जो है वो रिस्पेक्ट ज़रूर मिलना चाहिए, मेरा ये भी कहना है। क्योंकि क्या होता है ना, हर जगह पर अब आप देखेंगे कि कब्ज़े बड़े बड़े सेलिब्रिटी वापस से कर रहे हैं। पहले तो एक्ट्रेसेस अपने करियर छोड़ छोड़ के भागती थी, लेकिन अब जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं तो अब वो वापस से जो हैं आने लगी हैं। लेकिन वो जानती हैं कि भैया वो टेलीविज़न पर या फिल्मों में तो उनको वैसी पारी मिल नहीं सकती है। टेलीविज़न अब कोई ज़्यादा देखता नहीं है, फिल्में चलती नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ जाए। तो उन्होंने भी अपना ठिकाना एक तरीके से ओटीटी पर ढूंढ लिया है। तो इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा उन लोगों को है जो उनके पुराने एक ज़माने में फ़ैन्स हुआ करते थे, उनके लिए तो ये ट्रीट है। लेकिन जो नए नए आर्टिस्ट हैं, जिनको जो वाकई जिनके साथ जो है गैंगअप होता है, जो वाकई वाकई माफिया के शिकार होते हैं, टीवी माफिया के या मूवी माफिया के, तो उन बेचारों के लिए तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बेस्ट था। बट वहाँ पर भी अगर उनके साथ ये अन्याय होने लगा तो फिर कैसा चलेगा। तो बस मैं तो ये चाहती हूँ कि नया टैलेंट और पुराना टैलेंट मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कुछ अच्छा काम करें और पब्लिक को कुछ अच्छा दे। बस मैं यही कहूँगी। और रवीना टंडन को भी मैं यही कहूँगी कि भाई, जो आप कर सकती हैं वो अब आप कीजिए, और जो नहीं कर सकती हैं उससे आप दूर रहिए। तो चलिए, इसी नोट के साथ अब मैं ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ। सोचा था छोटा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि बात में बात निकलती जाती है और मेरा मुंह चलता रहता है। तो खैर, चलती हूँ। बाय, टेक केयर।